अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे शहजाद चौधरी ऑफिशियल पे। मक्का एग्रीमेंट हो गया। मक्का का जिसको डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में तय पा गया। पिछले ही हफ्ते जुम्मे के दिन इसको साइन किया गया मक्का मुकरमा में। और उसके बाद फिर एक नई डेवलपमेंट एक जियो स्ट्रेटिजिक सेंस के अंदर और जियो पोलिटिकल सेंस में हमारे इलाके में, ख़त्ते में ज़हूर सामने आई। उसका जायज़ा लेने जा रहे हैं। बातें तो बहुत हो रही हैं और आपने बहुत सारे इसके तज्ज़िये भी सुने होंगे। मेरा ख़्याल है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बयान करना ज़रूरी हैं। इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों किया गया, इसके मकासद क्या हैं, ये हासिल क्या कर पाएगा, कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे सामने आनी चाहिए, जिसके बाद हम और आज के मौजू में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे हैं जो कि स्क्रॉल करके या उसके ऊपर जाके मुझे देखते हैं यूट्यूब पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर जब वीडियो पसंद आए अगर देखने के बाद, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहरहाल बैक टू दी मक्का एग्रीमेंट जी, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के बीच में, जैसा मैंने पहले कहा। इसकी जो थीम थी, जो बुनियादी डेफिनेशन है, वो ये है कि अटैक अगेंस्ट वन इज़ अटैक अगेंस्ट ऑल। और इसको अगर टर्की के जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे कि नेटो का इत्तेहाद है, जिसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक पे हमला सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो उसी तरीके से इसको उन्होंने, तो बल्कि इस्लामी नेटो भी इसको कह दिया। और ये मेन थीम थी इसकी। मेरा ख्याल है ये मकसद था जो कि बयान करना था दुनिया को, क्योंकि एकदम से ये चीज़ आई सामने आई। लेकिन क्या वाकई एकदम से आई है, ये आगे चल के उसको देख लेते हैं। 3 बड़े मकासद जो कि क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ फ़ॉरेन ऑफिस में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने बोला। उन्होंने कहा इसका मकसद है कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये 3 क्लियर मकासद हैं जिसके लिए ये तय पाया है इन 3 मुल्कों के बीच में। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 में ही रहेगा या इससे बढ़ पाएगा और भी मुल्क इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल था कि शायद इसमें मिस्र को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन आगे चल के मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वजह है कि ये नहीं हो पाया। इस तीनों नुकात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी का, डिफेंस कोऑपरेशन का और रीजनल स्टेबिलिटी का। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ वो रीजनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि मेरा ख्याल है रीजनल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसका असल मकसद समझ सकते हैं। शायद इस पर बहुत सारे लोगों की नज़र ना गई हो। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस्तेहकाम, ख़त्ते में इस्तेहकाम। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने कि इस खत्ते को गैर मुस्तहकम किया है? ये पिछले चंद महीनों में या साल सवा साल में क्या हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से ये खत्ता पूरे का पूरा गैर मुस्तहकम हो गया? सऊदी अरेबिया को भी मसले पड़ गए, मिडल ईस्ट को भी मसले पड़ गए, GCC को, जिसमें ज़ाहिर है कि उसका बड़ा हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान भी बड़ी हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है सारी प्रोसेस में। मेरा ख्याल है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस्तेहकाम को डिस्टर्ब करने वाली 2 चीज़ें मैं ज़िक्र करूँगा। पहले तो इसराइल का कर लेते हैं, क्योंकि वो जिससे कहते हैं कि दैट इज़ द एलिफेंट इन द रूम, उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इसराइल शायद इतना बड़ा ख़त्ते में उसने बेशक बहुत बड़ा गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, इंस्टेबिलिटी का बायस बना। ईरान और इसराइल के बीच में जो मुखासमत है, जो दुश्मनी है, वो इसकी वजह बनी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे बढ़ के एक और कदम आगे जाके भी देखना चाहिए। ये जो जंग हुई है पिछले 5 माह से, अभी भी किसी शक्ल में जारी है, यानी 28 फरवरी को जो शुरू हुई अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में, इसने खत्ते के अंदर किसी अख्ताम को नहीं पहुंची। पहली बात तो ये है कि एक क्लियर विक्टर्स होते हैं ना इसके अंदर, तो हम कह देते कि फ़लाना जंग जीत गया या फ़लाना हार गया। अब जिसको हारना चाहिए था वो हारा नहीं, जिसको जीतना चाहिए था वो जीता नहीं। ये एक अजीब सी स्टेलमेट की कंडीशन है। इस स्टेलमेट के अंदर अगर किसी ने बोनस पॉइंट्स या ब्राउनी पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा गेन किया है तो वो ईरान है। ईरान रोल ओवर नहीं हुआ, ईरान की एक पोजीशन मुस्तहकम हुई है, ईरान ने गेन किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ईरान मुझे यूँ लगता है कि जैसे इमर्ज एज, जैसे बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए कि अब जो नया रीजनल ऑर्डर है ये ईरान के गिर्द बनेगा। बहुत सौ को ये महसूस भी हुआ होगा, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है,
जीसीसी के बाकी ममालिक भी शामिल होंगे, लेकिन ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुल्क है इस खत्ते के अंदर। और फिर अमेरिका के अपने कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि ये तो हम आपने हमला किया था, लेकिन हम ईरान को मात नहीं दे पाए उस तरीके से जिस तरीके से कि शायद अमेरिका एक सुपर पावर होते हुए उसको देनी चाहिए थी। तो क्या रह गया पीछे कि ईरान आज भी कायम है, ईरान आज भी आपको डिक्टेट कर रहा है कि अगर हॉर्मुज़ खोलूँगा तो ऐसे खोलूँगा। तो ईरान की अपनी हैसियत मुसल्लमा हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर ईरान को कुछ लोग या खत्ते के लोग या वर्ल्ड एट द ग्लोबल लेवल ये तस्वर किया जाता है कि ये एक एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी था उनके लिए, जो कि ये सोच सकते हैं, तो क्या फिर ये इंस्टेबिलिटी की वजह ईरान भी हो सकती है? ईरान का ये जो नया रीगेंड जो उसकी पोजीशन है ऑफ एम्फेसिस और इम्पोर्टेंस, ये उसकी वजह बन सकती है पॉसिबल। तो पहली पॉसिबिलिटी ये रख लेते हैं, एक इसराइल था, एक ईरान और एक अनफिनिश्ड वॉर। ये तीन चीज़ें बनी जो कि इस गैर मुस्तहकम किया, जिन्होंने अनस्टेबल किया इस पूरे खत्ते को। तो अब उसके बदले में क्या किया? उसके बदले में आपने तीन बड़े मुल्कों को, वेस्ट एशिया के तीन बड़े मुल्कों को, मिडल ईस्ट का एक बड़ा मुल्क इसमें शामिल है, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, कंटिगुअस नहीं है लेकिन बड़े मुल्क हैं। और आप देख लीजिए कि ये तीनों ने ईरान को एक तरह से, यानी एक उसके वेस्टर्न साइड पे है, एक ईस्टर्न साइड पे है, नेबर है, एक वेस्टर्न नेबर है, एक सदर्न नेबर है। इन तीनों का एक जो अलाइनमेंट है, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए है या सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए है, ईरान को अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो एक तो ये वजह बन रही है जो मुझे नज़र आती है कि शायद एक बैलेंस, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ फोर्सेस विद इन द रीजन, उसको क्रिएट करने के लिए शायद ये एक, अब ये किसने करवाया है? पाकिस्तान तो ईरान के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं रखता। तुर्की देखिए नेटो का भी मेंबर है, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रिसेंटली ने तुर्की का दौरा भी किया, वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी मुलाकातें रही। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत अहम हलीफ है अमेरिका का। और ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं, और पाकिस्तान के भी पिछले साल डेढ़ साल में बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि ये एक जैसे कि कहते हैं कि उनकी आशीर्वाद नहीं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये एक बैलेंसिंग पोल एक और रीजनली एक क्रिएट हुआ है। ये मेरा ख्याल में सबसे अहम चीज़ है जिसको कि शायद इसके ऊपर और भी लोग अपनी बात करें या करनी चाहिए। एंड आई वुड लाइक कि बाकी मैं सुनूंगा, मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट करें और मुझे बताएं आप क्या समझते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि एक बैलेंसिंग पोल विद इन द रीजन क्रिएट हुआ है विज़ावी ईरान। इसको मैं ये भी समझता था कि अगर इजिप्ट आ जाता, जैसे मैंने पहले मिस्र आपसे उसको कहा था, अगर मिस्र भी शामिल हो जाता तो फिर यूँ लगता है कि जैसे इसराइल को घेर लिया है। अंदाज़ा लगाइए कि ये तीन मुल्क, एक तो उसके नॉर्थ पे है, एक उसके वेस्ट पे, फर्दर वेस्ट पे चला जाता है मिस्र, बिल्कुल उसके साउथ ईस्ट पे सऊदी अरेबिया था, पाकिस्तान यहाँ बैठा है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। इन तमाम मुल्कों का जो आपस का फिर एक एग्रीमेंट होता तो ऐसे लगता है कि जैसे, तो वो इसराइल की इंस्टेबिलिटी को ऐड करता। मेरा ख्याल है इन तीन मुल्कों ने भी ये फैसला किया कि फ़िलहाल ऐसा करना या डिस्टेबलाइज या अनस्टेबल या एक परसेप्टिवली ही सही, लेकिन इसराइल को अनस्टेबल महसूस कराना इस वक्त अमन के हक़ में नहीं है। एक सेंसिबल फैसला किया कि मिस्र को फ़िलहाल शामिल नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मिस्र को, मुझे लगता है कि आना चाहिए था। तो बहरहाल एक तो ये हो गया। दूसरा मैं एक और चीज़ आपसे जिक्र करूँ, ये भी शायद कम ही लोगों ने इसके ऊपर बात की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ, यानी जियो स्ट्रैटेजी के अंदर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहते हैं जहाँ पर के मैक्सिमम, जहाँ भार होता है, जहाँ वज़न ज़्यादा होता है। सो इफ़ आफ्टर द वॉर ईरान सीम टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसको शायद उसको बराबर करने के लिए एक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एक और नेक्सस क्रिएट किया गया है, उसको शायद उससे जो भारी हो, यानी अ न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिस एग्रीमेंट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और तो ताकि खत्ते के ममालिक ये देखें कि यहाँ पर वज़न ज़्यादा है, तो जहाँ वज़न ज़्यादा होगा तमाम चीज़ें उधर को ही फ्लो करेंगी ना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क, इस खत्ते में इन मुल्कों के लिए जो जीसीसी या मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनके लिए एक डायरेक्शन भी है कि ये क्योंकि आपका रुझान इस तरफ होना चाहिए
नॉट टुवर्ड्स ईरान, जो कि लग रहा था कि शायद अब खित्ते के ममालिक अब ईरान की तरफ ज़्यादा देखना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ओमान था, चाहे कतर था, या कोई और यूएई तो नहीं हो सकता था क्योंकि वो बिल्कुल पलड़े में हैं उनके। लेकिन बासूरत एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई। फिर एक और चीज़ कि जो ख़तरा इस वक्त सऊदी अरेबिया को है, हूती से है, इराक़ से है, इराक़ में ईरानी बैक ग्रुप्स ने उनके ऊपर अटैक किया है, ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, इन तमाम चीज़ों का एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और एक दिखाने के लिए कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट है, इसमें अब तुर्की भी अपना हिस्सा डालेगा और टर्किश फोर्सेस भी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर करेंगी। तो अगर आगे जाके ये इत्तेहाद ऐसा ही रहता है जैसे कि आज है, यानी सिर्फ 3 मुल्कों में, और इससे आगे मेंबर्स नहीं बढ़ते, तो कहीं ये बाकियों को ना लगे कि ये उन सब के मुखालिफ खड़ा हो गया। यानी अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ अकेले ही होते तो दे वुड हैव स्टूड आउट एज टू पार्टनर्स अगेंस्ट परहैप्स, आई डोंट नो कौन कौन परसीव करता कि वो किस किस के खिलाफ है। हूटीज़ क्या कहते, वहाँ से बाकी मिडल ईस्ट के मुल्क क्या कहते, इराक़ क्या कहता। आपको पता है इराक़ के वज़ीर आज़म ने अपना दौरा मनसूख कर दिया था। तो मुझे यूँ लगता है कि ये तमाम चीज़ें मिल के इस चीज़ को, फिर एक और चीज़ है बहुत अहम, वो ये है कि अमेरिका का अगर आप देखें जो ट्रंप 1 और ट्रंप 2 के अंदर ख़ास तौर पर, ट्रंप 1 में जो सोचा गया उसको प्रेसिडेंट ट्रंप 2, यानी जो इस वक्त दूसरा जो उनका टाइम है या दूसरा अहद है, इसके अंदर इसको वो अपने उस पहले वाले एजेंडे को मुकम्मल करना चाहते हैं। वो क्या था? अमेरिका फर्स्ट। तो वो विड्रॉ करना चाहते हैं उन जगहों से जहाँ जहाँ पे उनकी एक्सटेंडेड एंगेजमेंट्स हैं, और मिडल ईस्ट उसके अंदर बहुत अहम था। अभी अपने आप को यहाँ से आपको याद होगा एक लफ्ज़ बोला गया था कि पिवट टू द ईस्ट, फ्रॉम के मिडल ईस्ट से पिवट करके ये मशरिक़ की तरफ जाना चाहेंगे। कहाँ? ताइवान के इर्द गिर्द, कि वहाँ इनका फोकस होना चाहिए। इनकी थ्रेट असेसमेंट भी ये कहती थी, इनकी स्ट्रेटेजिक असेसमेंट भी ये कहती थी अमेरिका की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जहाँ पर यूरोप को कहा है कि आप अपने अखराजात को बढ़ाएं, अपने डिफेंस को खुद लुक आफ्टर करें, और अमेरिका अपने मामलात पे खुद फोकस करना चाहता है, मेरा ख्याल है कि एक मशरिक़ वस्ता के अंदर भी एक ये कोशिश है कि मशरिक़ वस्ता की जो जिम्मेदारी है वो मशरिक़ वस्ता खुद उठाए या ये कि कोई और उठाए। अब वो अमेरिका तो हो नहीं सकता, अमेरिका तो विड्रॉ करना चाहता है या कम करना चाहता है अपनी एंगेजमेंट, मुकम्मल तौर पर तो विड्रॉ नहीं करेगा। उनका सेंटकॉम हेडक्वार्टर जो है वो बेशक फ्लोरिडा में भी है, लेकिन उसका अगला हिस्सा फॉरवर्ड हेडक्वार्टर तो इस वक्त कतर में है, वो तो मेंटेन रहेगा। सेंटकॉम का अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन भी वो रहेगा। लेकिन जिस तरीके से एक्टिव फोर्सेस की इंगेजमेंट है गालिबन वहाँ पे, और जो एक जिम्मेदारी उठाई हुई है अमेरिका ने इस पूरे खत्ते के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, वो अब वो तो पहली कोशिश क्या थी उसकी? पहली कोशिश थी कि ये इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करते हैं। बाकी तो सब उसके साथ ही थे पहले से। उसका ख्याल था अगर ईरान को मैं किसी तरीके से रास्ते से हटा दूंगा तो ये फिर ये मेरा प्लान बिल्कुल सही तौर पे अपनी जगह पे मुस्तहकम हो जाएगा, यानी मैं इसराइल की सेफ्टी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, ईरान अपने या रजीम चेंज हो जाएगी या वो गिव इन कर देगा, और बाकी तो सब हैं ही हैं इसराइल के साथ। अब्राहम अकॉर्ड्स की भी वजह बन जाएगी। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में थी जब उसने हमला किया, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो इसराइल तो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस खत्ते का बन नहीं सकता, क्योंकि अगर ये होता, ईरान गिरता, तो फिर वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता, जो कि वो चाह रहा था, इसराइल भी चाह रहा था, और अब्राहम अकॉर्ड्स भी हो जाते, और उसके बाद और ईरान भी गिर जाता, तो फिर इसराइल ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता। जब वो नहीं बन पाया तो उसके बाद फिर ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, तो इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी एक तरीके से डाली गई है या डल गई है या शायद आ जाएगी कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका की जगह पे इस जगह पर है। और इसराइल का क्या किया कि इसराइल के गिर्द एक घेरा ऐसे मुल्कों का डाल दिया है जो कि उसकी पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इराक़ को देख लीजिए, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस हैं, जॉर्डन में अमेरिकन फोर्सेस हैं, लेबनान का हाल उसने देख लिया, सीरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो और तुर्की पहले ही उसका एक तरह से उसको रिकग्नाइज करता। तो ये जब इन चीज़ों को देखते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि जो वो चाह रहे थे इसराइल को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, एक एक्सेप्टेबल पावर के तौर पे इस खत्ते में एक जिम्मेदारी देने का, वो नहीं हो पाया। तो अब ये इन तीनों के जिम्मे फाइनली एक और एलिमेंट है स्ट्रेटेजिकली, मैं जियो स्ट्रेटेजिक के तौर पे बात कर रहा हूँ कि क्या, जो मेरी सोच थी, जो मैं कह रहा था वो ये था कि क्या पाकिस्तान, मिस्र
तुर्की और सऊदी अरेबिया मिल के जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है इसराइल का, उसको चेक कर पाएंगे या करेंगे। मुझे यूँ लगता था कि अगर इनमें इत्तेहाद कायम हो जाता है, अगर इस किस्म का एग्रीमेंट आ जाता है, तो फिर इसराइल के अगेंस्ट ये काफ़ी, लेकिन इसके अंदर इतने पहलू और हैं कि जब तक आगे चल के हमें इनकी वजाहत नहीं हो पाएगी, तो मैं इतनी क्लैरिटी के साथ हमें बयान करना मुश्किल है इस वक्त कि इसके और मकासद क्या है। फॉर द मोमेंट तो बड़ी क्लैरिटी है। देखिए, तुर्की को क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला है, उसको सिर्फ कुर्दों से मसला है, उसको सिर्फ सीरिया की इस्तेहकाम से मसला है। उसका इंटरेस्ट मिडल ईस्ट की हद तक इन दो चीज़ों की तरफ है कि कुर्द जो है वो अपने तौर पे कंट्रोल में रहे। और कुर्द कहाँ कहाँ है, वो इराक़ में है, वो शाम में है, कुछ हिस्सा ईरान में है, छोटा सा तुर्की में है। तो ये चार ममालिक का जो संगम है, एक का थोड़ा सा आगे करके बाकी तीन तो यहीं पे, इन कुर्दों को किसी हद तक, और इन कुर्दों को सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका और इसराइल। तो एक तो उसका ये इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ये लोकल थ्रेट है उसके लिए। क्या कभी इसराइल उसके लिए थ्रेट बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो दोनों तो एक अच्छी रिलेशनशिप है। पहला इस्लामी मुल्क था तुर्की जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया था, तो मेरा रिकग्नाइज़ किया था। मेरा अपना ख्याल ये है कि डायरेक्ट थ्रेट इसराइल कभी तुर्की को करेगा। नेटो का मुल्क है, अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल, आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो, इम्पॉसिबल, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और फिर बहुत सारा जो तेल है, यानी पाइपलाइन हैं जो कि इसराइल को जाती हैं, वो तुर्की के अंदर से होकर गुजरती है। तो इसलिए मुझे तुर्की और इसराइल के बीच में कोई मसला नज़र नहीं आता। कुर्दों का जहाँ तक मसला है, वो मेरे हिसाब से वो सिर्फ लोकल ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये कि पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, या सऊदी अरेबिया पहले बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है वो ज़ाहिर है कि हूथियों तक है, इराक़ का है, अक्रॉस रेड सी के बाबल मंदेब का है, अक्रॉस रेड सी इसराइल बैठा हुआ है। अब वो इसराइल किस तरीके से इस सारी गेम को खेलता है, फिर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जो थोड़ी बहुत आपस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो चुका है काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, वो भी वाज़ेह होकर सामने आता है। और इस वजह से सऊदी अरेबिया अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस कर रहा है, कर सकता है। अमेरिका का जो रोल रहा पिछली जंग के अंदर, इसने भी बड़ी हद तक ये सवाल उठा दिया कि अमेरिका या तो पूरी फोर्स के साथ आता, जो कि पावर डॉक्ट्रिन था, और आके फिर ईरान को न्यूट्रलाइज करता। वो उसने किया नहीं, सिलेक्टिवली आके अटैक किया, सिर्फ एयर पावर के ऊपर डिपेंड किया, और वो कुछ नहीं हासिल कर पाया। ईरान आज भी तौर पे कायम है। तो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया वुड हैव कलेक्टिवली, वो क्यूमुलेटिवली फेल्ट वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट इट्स फ्यूचर सिक्योरिटी। तो बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ बनती भी है बात। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये भी देखने की ज़रूरत है। यानी पिछले साल 2025 में मई के महीने में जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई, आपस में जंग हुई, 4 दिन की स्कर्मिश जो थी, तो पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि उस जंग के दौरान हमारे जो मिडल ईस्ट के भाई हैं, कोई ज़्यादा आवाज़ कहीं से आई नहीं पाकिस्तान के हक़ में। बल्कि उससे पहले ही, मुझे कहने दीजिए, जियोपॉलिटिकली, और जो हम लोग, जो मैं भी उसका स्टूडेंट हूँ, जो ट्रेंड्स को देखते हैं, तो ट्रेंड्स ये थे कि मिडल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज़ का रुझान भारत की तरफ ज़्यादा होता जा रहा था, बल्कि हो चुका था। यूएई के साथ तो एक तरह से क्वाड की शक्ल उनकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके। U2 और I2, इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। तो U2 I2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उनका, और कहते भी इसको U2 I2 है। और लेकिन सऊदी अरेबिया भी जब ये कहे कि, और बड़ी सिर्फ क्लियर आवाज़ में कहे कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि अपने मामलात बातचीत के ज़रिए हल करें, तो एक क्लियर एनंसिएशन, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे, मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ, तज्जिए के तौर पे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने ज़रूर शिकायत की होगी कि हमने आपके लिए इतना किया, करते हैं, करते रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं, तो करते रहेंगे भी, लेकिन देयर वाज नो वॉइस, द क्लियर वॉइस इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हेन कलेक्टिव सिक्योरिटी केम अप एज अ प्रॉब्लम, एन इशू रेज्ड बाय सऊदी अरेबिया, कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान हमेशा से देता रहा है, वो किस हद तक फुलफिल की जा रही हैं। और उसके बाद फिर वो साइन हुआ सितंबर पिछले साल में। अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में चले गए, और बहुत सारे सवाल उठे, पाकिस्तान क्या करेगा, किस हद तक। इंसिडेंटली आज के दिन में 2 फाइटर स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान के और एयर डिफेंस एलिमेंट्स और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं।
फॉलोइंग और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डिफेंस एग्रीमेंट जो कि सऊदी अरेबिया सितंबर पिछले साल का 2025 का जो था। लेकिन एक उसका आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड हैव लाइक्ड कि जी टर्की भी इसमें आ जाए। मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ कि उसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर्स हॉट हैं। द वेस्टर्न बॉर्डर इज़ हॉट, द ईस्टर्न बॉर्डर इज़ हॉट। वेस्ट भी हॉट है, ईस्ट भी हॉट है। अब यहाँ से इतनी फोर्सेस को हम निकाल के सऊदी अरेबिया के डिफेंस के लिए, जो खुद से अपने आप को तीनों चारों तरफों से घिरे हुआ देख रहा है, इम्पॉसिबल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक्सपेडिशनरी फोर्स नहीं है कि हम एक्सपेडिशनरी फोर्स के तौर पे हम पाकिस्तानी फोर्सेस को डिप्लॉय करें अब्रॉड फॉर द एक्सटेंडेड डिफेंस ऑफ अदर कंट्रीज। वी कैन गिव अ शेयर ऑफ दिस थिंग, और उसको भी फिर बैलेंस आउट करना पड़ता है कि आप अपने बॉर्डर्स को थोड़ा सा क्वाइट रखें एंड देन यू प्रोवाइड वॉट एवर एलिमेंट्स यू कैन। बट टर्की आ जाता है जब उसके अंदर, तो वो तो फिर एक फोर्स बन जाती है। जब मैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के मामले में बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड हैव बीन वन। और फिर उसके बाद जब तीन फोर्सेस इकट्ठी होती हैं, तो फिर जब भी तीनों फोर्सेस ने या उनकी हेडक्वार्टर्स ने कोई फैसला करना है, तो जाहिर है कि फिर वो आपस में कंसल्टेशन से होगा ना। कोई एक दूसरे पे डिमांड डायरेक्टली नहीं डाल सकता। अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट ऑल इज वन वेरी गुड थीम। लेकिन व्हाट लेवल टू व्हाट लेवल हम कहाँ तक ये कर सकते हैं, तुर्की किस हद तक कर सकता है, ये वो चीज़ें हैं जो कि गालिबन फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद बहुत वाज़ेह होकर सामने आ जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ द रीज़न वाई Turkey was important to be in this arrangement. I hope more countries join in. उनको आना चाहिए, बिकॉज वो आएंगे तो फिर एक हमारे यहाँ तो एकदम से एक एक्साइटमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर कि ओ इस्लामिक उम्मा एंड देन द खिलाफत एंड किधर किधर बात चली गई। मेरा ख्याल है बहुत दूर की कौड़ियाँ हैं दोनों, और फिलहाल उनको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब तो ये तो हो गया। अब डिफेंस कोऑपरेशन, दिस आई कैन अश्योर यू इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एरिया ऑफ वर्क बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज़। अगर आप देखें तो फ्यूचर वॉर जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर मिसाइल्स हैं, उसके अंदर ड्रोन्स हैं, उसके अंदर सैटेलाइट्स हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम साइबर सिक्योरिटी है, साइबर वॉरफेयर है। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर के सऊदी अरेबिया भी अपनी नई इकॉनमी को तश्कील या बनाना चाह रहा था। तुर्की ऑलरेडी उन लाइंस पे सोच रहा है। तुर्की की टेक्नोलॉजी, तुर्की की जो रिसर्च है वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एलिमेंट है, प्लस अ लॉट ऑफ रिसर्च। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे आप F-17 की शक्ल में देखते हैं, चाहे पाकिस्तान की जो हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका इजहार इंडिया के खिलाफ स्कर्मिशेस में हो चुका है। मुझे यूँ लगता है कि ये तीनों चीज़ों के अंदर, तीनों में डिफेंस कोऑपरेशन, ड्रोन्स और ख़ास तौर पर जो कि आर्म ड्रोन्स हैं टर्की के बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, सिमिलरली अदर्स। तो मुझे ये लगता है कि इन तीनों के बीच में इसका तो बहुत एक इफ़ेक्टिव और आप रोल देखेंगे, बल्कि ये रोल बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। इसमें आगे चल के ये नहीं है कि बाकी मुल्क शामिल नहीं हो सकते। चाइना है, रशिया है, अमेरिका ख़ुद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके एलिमेंट्स भी टेक्नोलॉजी की हद तक आप देखेंगे इंट्रोड्यूस होते हुए इन तीन मुल्कों के इत्तेहाद और डिफेंस कोऑपरेटिव एग्रीमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर ये कैसे बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता है। एज मैनी पीपल विल जॉइन इन, जितने लोग आएंगे उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। फाइनल क्वेश्चन, फाइनल जो चीज़ है उसको ये देखना है कि ईरान इसके बारे में क्या समझता है। ईरान की पहली आवाज़ें तो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल आई हैं, यानी देव नॉट, उन्होंने एक तो ये है कि एक रिजर्व स्टेटस जो ऐसा होना चाहिए। ईरान वुड लाइक टू वॉच कि ये किधर को जाता है, इसके क्या। मेरा अपना ख्याल है एकदम से कोई ये तीनों मुल्क भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स ना देंगे ना कुछ होगा। हुटीज़ ने फ़ौरन अगले दिन अटैक कर दिया, तो क्या उस अटैक के बाद जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स तो थे वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, जो टर्किश ड्रोन्स थे उन्होंने भी अटैक किया हुटीज़ को। तो इस तरह की तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। ऑल दिस इज़ हैपनिंग। ये बात अभी चलेगी कुछ आगे। अब इसकी सक्सेस कितनी हो सकती है या होती है, इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि एक तो हिस्ट्री है।
अरब कंट्रीज़ के अंदर बदकिस्मती से जब भी आपस में इत्तेहाद हुए ज़्यादा तक चले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर टर्की है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर, और अगर इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना अंडरराइट करता है इस चीज़ को एट फ्यूचर स्टेज। एक तो मैंने अमेरिका का जिक्र किया ना कि अमेरिका ने तो कहा होगा कि मैं खुद निकलना चाहता हूँ, मैं इसराइल को देना चाहता था लेकिन वो मैं नहीं दे पाया, तो आप तीनों ले लें। अब इन तीनों को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर चाइना इनरोड्स करके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करता है तो उसके असरात भी क्या हो सकते हैं, क्या होंगे। तो मुझे इसके अंदर एक पोटेंशियल भी नज़र आता है, एक इसके अंदर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी नज़र आता है। हाँ, इसके रिटर्न में आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस भी मैं बात करता हूँ। इसके रिटर्न में मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं? कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि सऊदी अरेबिया ने, जिनका कोई $10 बिलियन का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान का ताल्लुक तो इंडिया के साथ है ना, हमारा ताल्लुक इंडिया और अफ़गानिस्तान, इन दो जगहों पे। अफ़गानिस्तान में भी अरब इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सऊदी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के साथ ख़ास तौर पर, जब इंडिया अफ़गानिस्तान में भी है तो किस तरीके से जो सऊदी अरेबिया, UAE, इन दोनों का इंडिया के साथ जो ताल्लुक है वो इंडिया को कैसे पैसिफाई कर सकते हैं, खामोश करा सकते हैं, ये एलिमेंट भी सामने आएगा इस तरह के इत्तेहाद के बाद, क्योंकि अमन हर तरफ चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। लेकिन इस $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को अगले चंद सालों में सऊदी अरेबिया ने कहा था मैं $100 अरब तक ले जाऊंगा। तो देखिए अब इंडिया, जिस तरह मैं कहता हूँ हमेशा कि इट इज़ अप टू इंडिया टू डिसाइड कि वो किस लेवल पे जाकर रुकना चाहता है, वरना पाकिस्तान इंडिया का मामला तो जैसा मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ वो रहेगा जब तक कि हम अपने रास्ते नहीं बदलेंगे। वरना ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, जो वेस्ट एशिया का एक नया नक्शा उभरा है, और वेस्ट एशिया के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो पहले कर चुका हूँ, जो नया नक्शा उभरा है ये तो शो कर रहा है कि एक नई वाइब्रेंस, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एक नया पैटर्न, एक नया बैलेंस ऑफ फोर्सेस, एक नई बैलेंस ऑफ पावर। और मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई आशीर्वाद कम से कम अमेरिका की तो फ़िलहाल मुझे नज़र आती है, लेकिन श्योरली इन ड्यू कोर्स चाइना की भी अगर आ जाए तो मेरा ख्याल दैट शुड एक्ट एज ए चेक ऑन द एंटायर रीजन एंड परहैप्स ब्रिंग अ semblance of some stability. So I hope you like the video. Thank you very much for watching.